नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने कुछ उपभोक्ता समस्याओं का अध्ययन किया था, जो हैं इलिटरेसी, इग्नोरेंस, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, इग्नोरेंस अबाउट कॉस्ट एंड मेंटालिटी ऑफ कंज्यूमर। इससे आगे अब हम अन्य उपभोक्ता समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इसमें अगली समस्या है ब्लैक मार्केटिंग, यानी कालाबाजारी। कुछ उत्पादनकर्ता या निर्माता काला धन कमाने में अधिक विश्वास रखते हैं। काला धन कमाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसके लिए वह घटिया वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट भी करते हैं, भले ही वह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक क्यों न हो। वे बाजार में गलत लेबल लगाकर भी बेच देते हैं, जैसे नकली घी को असली घी बताकर बेचना, सरसों के तेल में आजीमोन का बीज का तेल मिलाकर बेचना, हल्दी में रंग मिलाना आदि। वह लेबल, ट्रेड नंबर, ब्रांड आदि की हल्की सी हेराफेरी करके अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाते हैं। अगली समस्या है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और गरीबी के कारण यहाँ घटिया से घटिया, यहाँ तक कि सड़े गले वस्तुओं की भी बिक्री हो जाती है। अतः निर्माता इस बात के लिए बेफिक्र रहता है कि वह चाहे जैसा भी माल बनाएगा, भारत में बिक ही जाएगा। इस कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी भारत में निरंतर आगमन हो रहा है। अतः उपभोक्ता को अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए यहाँ की जनसंख्या पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। अगली समस्या है एडल्ट्रेशन, यानी मिलावट। वर्तमान में खाद्य पदार्थ में मिलावट एक आम बात है। बाजार में शुद्ध खाद्य वस्तु मिलना बहुत कठिन हो गया है। शुद्ध दूध, घी, शहद, पिसे हुए मसाले मिलना तो समझो बीते ज़माने की बात हो गई। आज मिलावट वाली वस्तुओं का ही बोलबाला है, जिसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार मिलावटी भोज्य पदार्थ के उपभोग से मानव बीमार, निर्बल, कमज़ोर एवं शक्तिहीन हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट से उनकी पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी वे विषाक्त हो जाते हैं तथा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार तो लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कई व्यक्ति जीवन भर के लिए विकलांग, अपंग जैसी गंभीर रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। अतः आज भोज्य पदार्थों में मिलावट एक ज्वलंत समस्या हो गई है। कुछ मिलावट के उदाहरण हैं अनाज में कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, रेत आदि मिलाना, गेहूं के आटे में सड़ा गला अनाज का आटा मिलाना, मसालों में कूड़ा करकट, ईंट का चूड़ा, घोड़े की लीद आदि मिलाना, असली घी में नकली घी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, काम ली गई चाय की पत्तियों को सुखाकर ताज़ी चाय की पत्तियों के साथ मिलाना, घी के साथ डालडा घी मिलाना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, अरहर की दाल तथा बेसन की खेसारी की दाल, केसरी दाल मिलाना, खोया में मैदा या चावल के आटे को पीसकर मिलाना, रंगीन मिठाइयों में न खाने वाले रंगों का प्रयोग करना, चीनी में सैकरीन मिलाना, दालचीनी के नाम पर दूसरे वृक्षों की छाल बेचना, लौंग में उसका वाष्पीय तेल निकाल कर बेचना। ऐसे लौंग में स्वाद का तीखापन कम हो जाता है। सरसों के तेल में अलसी या रेपसीड तेल की मिलावट करना आदि। निर्माता दवाइयों में भी मिलावट करने से नहीं चूकते हैं। वे दवाइयों की, जबकि दवाइयाँ तो प्राण रक्षक होती हैं, वे ही प्राणघातक साबित हो जाती हैं। अतः मिलावट से उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक दृष्टि से हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य भी खोना पड़ता है और कई बार जान तक चली जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता को आज मिलावट जैसी घोर विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगली समस्या है फॉल्टी वेट एंड मेजरमेंट्स, यानी दोषपूर्ण भार एवं माप।
स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों में भार एवं माप की विभिन्न प्रणालियों एवं प्रथाएं थीं। कई किलो की वस्तुओं को तोला जाता था और कहीं मन, सेर, पसेरी, चटाक से। इसका फायदा व्यापारी वर्ग उठाते थे और उपभोक्ता विभिन्न तरीके से ठगे जाते थे। माप तोल की विषमता को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 28 मार्च 1939 में स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट पारित किया, परंतु दूसरे महायुद्ध प्रारंभ होने के कारण लागू नहीं हो पाया। फिर जुलाई 1942 में इसे पहली बार प्रभावपूर्ण तरीके से पारित कर क्रियान्वित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण देश में एक से भार एवं माप का चलन हुआ। दूध, घी जैसे तरल पदार्थों को लीटर, मिलीलीटर में मापा जाने लगा। वस्त्रों को गज एवं मीटर में, ठोस वस्तुओं को जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, मसाले आदि को किलोग्राम, क्विंटल, टन आदि में तोला जाने लगा। परंतु निर्माता इतने होने के बाद भी उपभोक्ताओं को ठगने से नहीं चूकते और उपभोक्ता को इस बात का पता नहीं चल पाता कि वह ठगा जा रहा है। अधिकांश दुकानदार सही भार एवं माप का उपयोग नहीं करते हैं। यद्यपि दुकानदारों को टकसाल अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवानी पड़ती है, पर समय समय पर सत्यापित भी करवाना पड़ता है, परंतु वे इस पर ध्यान नहीं देते और कम भार एवं माप का इस्तेमाल करते हैं। ठेले वाले, सब्जी वाले जो हैं वे ईंट या पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दुकानदार डिब्बे सहित मिठाई का तोल करते हैं। कपड़ा नापने के लिए मीटर को आगे से घिसकर कपड़ा नापते हैं। कुछ दुकानदार तराजू का पलड़ा में कम या अधिक वस्तु रखकर या उसके नीचे चुंबक लगाकर फिर तोलते हैं, जिससे उपभोक्ता ठगा जाता है। लीटर को नीचे से दबा दिया जाता है, जिससे कि वस्तु उसमें तरल पदार्थ कम आता है। तेल और दूध जो है उसका इस दोषपूर्ण प्रणाली से मापन होता है। वजन में कम तोल आज बड़ी ज्वलंत समस्या है। दुकानदार इसे करने में जरा भी नहीं हिचकते। कई ठेले वाले अच्छी फल सब्जियों के स्थान पर सड़ी गली सब्जियों एवं फलों की थैलियां भरकर रखते हैं। क्रेता अपनी पसंद से सब्जियों एवं फलों को छांट कर तुलवाता है और जरा सी नज़र चूकने पर सब्जियों की थैली की अदला बदली हो जाती है और उसके स्थान पर वह गली सड़ी सब्जियां उपभोक्ता को थमा दी जाती हैं। और इस प्रकार की धोखाधड़ी वाले लोग अक्सर काले रंग की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने घर से कपड़े की थैली लेकर जानी चाहिए और बिना थैली के ही वस्तुओं को तुलवाना चाहिए और तुलने के पश्चात सीधा अपने कपड़े की थैली में ही डलवा लेना चाहिए। अगली समस्या है हाई रेट्स, कीमतों में वृद्धि। आज की बढ़ती महंगाई और वस्तुओं की कीमतों की बेतहाशा वृद्धि भी उपभोक्ता के लिए एक विकट समस्या है। जिस तरह से उपभोक्ता की सीमित आय है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु उसकी क्रय शक्ति घटती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। अतः वह अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसके रहन सहन व खान पान का स्तर निम्न से निम्नतर हो रहा है। और कीमतों की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादन में कमी, प्राकृतिक विपदाएं जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि, उपभोक्ताओं, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति, सरकार की दोषपूर्ण निर्यात नीति, भंडारण की क्षमता का अभाव, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि आदि है। अगली समस्या है लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की निम्न गुणवत्ता।
आजकल बाज़ार में एक ही प्रकार की वस्तु विभिन्न रंग, रूप, आकार में उपलब्ध है। इनकी ब्रांड, ट्रेडमार्क भी एक जैसी है। पैकिंग और उसका रंग भी एक जैसा बना दिया जाता है। नकली और असली में अंतर एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर पाता है, बल्कि कुछ चीज़ों के नाम भी मिलते जुलते रख दिए जाते हैं और उन्हें पढ़ने बहुत ध्यान से जब तक नहीं पढ़ा जाए तब तक आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये अलग अलग दो ब्रांड हैं। उसके ऊपर की लिखने का तरीका और सब चीज़ें एक समान, परिसज्जाएँ इत्यादि एक समान कर दी जाती हैं और इसका लाभ उठाते हुए दुकानदार नकली वस्तुएं जो है उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है, जो कि निम्न गुणवत्ता की होती हैं। अगली समस्या है सेलिंग टैक्टिक्स, यानी विक्रेता द्वारा उपयोग की गई विभिन्न प्रकार की तकनीकें जो अपनी सेल बढ़ाने के लिए वे इस्तेमाल करते हैं और इसमें उनके द्वारा जो विभिन्न प्रलोभन दिए जाते हैं, एक पर एक मुफ्त या सेल इत्यादि, या इस तरह के प्रलोभन जिससे एक उपभोक्ता जो है वह खरीदने से पहले बहुत अधिक जानकारी ना लेकर उसके प्रलोभन में फंस जाए और वो अपनी तकनीक द्वारा कम गुणवत्ता का, अधिक मूल्य का या एक्सपायरी डेट का सामान उन्हें बेच देते हैं। अगली समस्या है टेम्पर्ड लेबल, यानी कपटपूर्ण चिन्ह एवं लेबल। कई उत्पादनकर्ता और निर्माता अपनी नकली वस्तुओं पर असली वस्तुओं का चिन्ह या लेबल लगाकर उपभोक्ता को ठगते हैं। वे नाम में या चिन्ह में थोड़ी सी हेराफेरी या फेरबदल कर देते हैं, जैसे पॉन्ड फेस क्रीम का नाम पाउंड रखना, बोरोलिन के स्थान पर बैरोलिन लिख देना। इस प्रकार प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके और उपभोक्ता को ठगा जाता है। अगली समस्या है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति। वे वस्तुएं जिनका उत्पादन कम होता है परंतु मांग अधिक होती है, वे महंगे दाम में बिकने लगती है। धनाढ्य वर्ग तो लोग इस वस्तु को फिर भी खरीद लेते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, परंतु गरीब लोग या गरीब जनता उस वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें धन व्यय करने के पश्चात भी उचित संतुष्टि नहीं मिल पाती है, अतः उनको शिक्षित, सावधान, अनुभवी एवं सचेत रहना अनिवार्य है। दुकानदार एवं व्यापारियों की भांति उपभोक्ताओं को भी संगठित होने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार द्वारा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं, परंतु जब तक उपभोक्ता स्वयं जागरूक नहीं होगा तब तक उसकी समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। धन्यवाद।